विद्यार्थियों, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सी आर मीना की ओर से बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान के लिए आपका प्रमुख जो साहित्यकार है, कवि है, वे हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहते हैं कि इन्होंने प्रकृति के प्रति कोमलता भावों की अभिव्यक्ति की है। सुमित्रानंदन पंत का परिचय देते ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कासोनी नामक गांव में सन 1900 में हुआ। बाल्यकाल में अल्मोड़ा का है, उत्तराखंड में है, एक पहाड़ी कस्बा है, पहाड़ी जिला है। अल्मोड़ा एक उत्तराखंड का जिला भी है, ये पहाड़ी प्रदेश का एक जिला है। अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला, शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग हो गया था। हो सकता है कि वो प्रकृति के गोद के सुरंग में, प्रकृति गोद में बसे हुए जो अल्मोड़ा नामक जो कस्बा है, शहर है, जिला है, वहाँ इनका जन्म हुआ और वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है बहुत ही अच्छी है, सुरम्य है। उसी सुरम्य छटा वाले स्थान पर पैदा होने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के मन में हो सकता है प्रकृति के प्रति जो एक अनुराग उत्पन्न हुआ, कोमल, उन्हीं अनुराग भावों से उत्पन्न होकर के इन्होंने प्रकृति के प्रति कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति की है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि नाम से संबोधित किया जाता है। बचपन से ही वे एकांत प्रिय थे, मतलब बिल्कुल इनको ज्यादा कोई शोर शराबा पसंद नहीं था, ये एकांत में रहना ही पसंद करते थे तथा शांति प्रिय व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे तथा उन्होंने कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद शैली, कीट्स आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन लोगों का इन्होंने, इन महान विभूतियों के साहित्य का इन्होंने खूब अध्ययन किया है। उनके कवि पर इन सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है, माने दिखाई देता है। 1921 में गांधी जी का आह्वान पर पंत जी ने अध्ययन छोड़ दिया था, यानी गांधी जी के संपर्क में आए होंगे थोड़े बहुत, तो 1921 में गांधी जी के संपर्क में आने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। 1916 में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी, शायद यह उनकी प्रथम कविता थी। तब से मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु होने तक वे काव्य सृजना मतलब काव्य निर्माण में लीन रहे, यानी रत रहे, लगे रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्यालोचना भी लिखी, किंतु पंत जी मूलतः कवि हैं, ठीक है। इन्होंने और विधाएं भी लिखी, यानी नाटक भी लिखे, आलोचना भी लिखी, लेकिन ये मूलतः कवि के रूप में ही ख्याति लिए हुए हैं, या कवि के रूप में ही साहित्यिक जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। ये इनके प्रारंभ में निकले हुए काव्य हैं, जिनकी कविताओं में पंत जी का प्रकृति प्रेम अपने शिखर पर है। प्रकृति के जितने मनोचित्र कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाने लगा। मैंने आपको बार बार कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखी प्रारंभ में, जिनका भी काव्य संग्रह लिखे, जिनका मैंने अभी आपके समक्ष नाम लिया। उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। ये ऐसे प्रारंभिक इनके काव्य संग्रह हैं जिनमें इन्हें प्रकृति से संबंधित खूब सारे भावों की अभिव्यक्ति की है और प्रकृति के प्रति बहुत ही कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति की है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, संत शिखर, वाणी, पतझर, चिदंबरा आदि काव्य की कविताओं पर पंत पतंजलि प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ इन कवियों, इन काव्यांशों पर या इन काव्य संग्रहों पर प्रगतिशीलता की झलक भी हमें देखने को मिलती है तथा अभावग्रस्त जनता के पक्ष में अपना काव्य का स्वर मुखरी करते हुए भी नजर आते हैं। लोकायतन और सत्यकाम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, ध्यान दीजिएगा। लोकायतन एक तो और एक है सत्यकाम, ये उनके प्रमुख महाकाव्य हैं। ये दो ही उनके प्रमुख महाकाव्य हैं, लोकायतन और सत्यकाव्य उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। तथा लोकायतन महाकाव्य में वे अरविंद दर्शन को काव्य दृष्टि देने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इस महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर तथा सघन है, कला पक्ष उतना ही कमजोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शब्दों और विचारों से कविता रच रहे हैं जो भाव शून्य है। कला और बूढ़ा हुआ चांद नामक काव्य में वे प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवतीत होते हैं, पर यहाँ भी उनकी कविता सयासता के कारण कमजोरी रही। विषय और शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव प्रगतिशील रही है, किंतु पंत जी का असली कवि या तो प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं की पूरी कलात्मकता के साथ
मुखरित हुआ है। यानी यदि ये कह सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत के काव्य में प्रकृति का ही बखान हुआ है, प्रकृति के प्रति इनके मन में आत्मीयता है, सम्मान है, माधुरता है, कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति उनके साथ के रूप में उनको प्रकट करते हैं। यह सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने की वाली कविताओं भी इनकी हमें देखने को मिलती हैं। बाद में पंत जी कवि कम चिंतक अधिक होते हुए चले गए। ऐसा लगता है कि बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एज होते गए तो वो कवि कम और एक चिंतक के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। वो मानव समाज की चिंता करते हैं, मानव समाज में जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनके प्रति वो चिंतन करते हैं। कमजोर व्यक्ति हम उनके महाकाव्य लोकायतन में भी देखते हैं। किंतु पंत जी की महत्ता प्रमुख छायावादी कवि के रूप में अक्षुण है। यानी ये छायावादी आधारस्तंभ कवियों के रूप में भी अपनी ख्याति ली हुई है। जैसे मैंने आपको बताया छायावादी काव्य के प्रमुख चार कवि हैं, जिनमें आधारस्तंभ कवि जैसे प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, तीसरा सुमित्रानंद पंत और चौथा महादेवी वर्मा। ये चार छायावाद के आधारस्तंभ कवि माने जाते हैं तथा छायावादी युग में उन्होंने हिंदी कविता को अपनी नवी अभिव्यक्ति और भाव भंगिमा प्रदान की। भंगिमा ने मुद्रा तथा उनकी कविता की गीतात्मकता अन्यत्र दुर्लभ है। यानी इनकी काव्य में गीतात्मकता नजर आती है, गीत नजर आती है। इनके काव्य को हम आराम से गा सकते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावादी काव्य के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत के परिचय के पश्चात मैं आपके काव्य में उनके जो प्रमुख पद हैं उन पर अपनी बात रखने जा रहा हूं, उन पर अनुचरण कर रहे हैं, उन पर चिंतन करने जा रहा हूं। तो आपके कोर्स में जो उनके द्वारा सुमित्रानंद पंत की जो प्रमुख कविता है वो मोह, वो एक छोटी सी कविता। मोह में वो क्या व्यक्त करते हैं, सुनिएगा, देखिएगा। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से ही सबको। जैसा कि हमने देखा, परिचय में देखा कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के प्रति पूर्णतः आस्थावान है, प्रकृति के प्रति मधुरतम और कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। साथ ही बाद में वो कई कविताओं के माध्यम से इस संसार के लोगों की जो दुखी भावनाएं हैं, दुख से भरी हुई जो भावनाएं, उनको देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। तो बाद में वो चिंतक के रूप में, एक चिंतन करने वाले व्यक्तित्व के रूप में नजर आते हैं। तो चिंतन करते हुए यहाँ इस मोह नामक कविता में कहना चाहते हैं कि मैं तेरे प्रेम पासे में, किसी भी नायिका को संबोधन करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे प्रेम पासे में कैसे पढ़ूं, क्योंकि मैं यदि तेरे प्रेम पासे में पड़ गया तो मैं संसार के अन्य लोगों या प्रकृति के प्रति कैसे अपनी सदाशयता दिखाऊंगा या अपने दायित्व का निर्वहन कैसे कर पाऊंगा। इन्हीं भावों से उत्प्रोत होकर साहित्यकार कह रहा है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कि अब हे मनुष्य, तू अभी तक ध्रुवन पेड़ों की शीतल छाया का लाभ लेकर के बैठा हुआ, आनंद मग्न होकर के जीवन यापन कर रहा है। तो शीतल छाया का जो आनंद तू ले रहा है उसको तू छोड़ और क्या कर, तोड़ प्रकृति से भी माया, और इस प्रकृति के प्रति भी तेरा जो माया मोह है, जो माया है, यानी ये कहना चाहता है साहित्यकार कि भौतिक संसार में जो तेरा मोह है उसको छोड़, उसको त्याग, क्या कर उसके हिसाब से। उसके बाद क्या कर, बोल, अर्थात हे मेरे मनुष्य, मैं तेरे को कहना चाहता हूं, बोल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, अर्थात हे मेरी प्रकृति रूपी नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं साहित्यकार सुमित्रानंद पंत जी कि तेरे छोटे छोटे बाल रूपी जालों में मैं अपने आप को कैसे उलझा दूं, अर्थात तेरे बाल रूपी प्रेम जाल में मैं अपने आप को कैसे उलझा दूं, अपने नेत्रों को कैसे उसमें उलझा दूं, भूल अभी से सबको, अर्थात इस संसार को मैं भूल जाऊं, तेरे केवल प्रेम में पल जाऊं, तेरे प्रेम में पड़ जाऊं और संसार के प्रति, इस संसार में मेरे जो और दायित्व को भूल जाऊं। तजकर सरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, अर्थात तू चाहता है कि इस धरती पर प्रकृति के प्रति, यहाँ यानी इस कविता में प्रकृति के प्रति सुमित्रानंद पंत का अनुराग व्यक्त हो रहा है। वो कहते हैं कि इंद्रधनुष की जो अद्भुत छटा है उसको छोड़ दूं, उसके रंगों को भूल जाऊं और प्रकृति के जो अनंत पूर्वक जो तरलता का आनंद है उसको भूल जाऊं। तो ये चाहता है तेरे भ्रमों से, अर्थात तेरे भ्रूमानी भौएं, तेरे जो टेढ़ी टेढ़ी भौएं, उनके छोटे छोटे तीक्ष्ण बालों के रूप सौंदर्य को देख करके कैसे विधवा दूं निज मृक्षा मन, अर्थात मेरे स्वयं के मृग के समान मन को उसमें कैसे विधवा दूं, कैसे फंसवा दूं।
प्रसन्न करता हुआ स्वयं अपने मन से प्रसन्न करते हुए साहित्यकार सुरेंद्र पंत जी भाव अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ उपलंकार का सारा साहित्यकार ने लिया है। भूल अभी से सब, अर्थात मैं अभी से, अभी मुझे इस संसार में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना है और उनको छोड़ करके मैं अभी से तेरे प्रेम जाल में पड़ जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। आगे सुरेंद्र पंत जी कहते हैं कि इसी प्रकृति बोध में मैं क्या देखता हूं कि कोयल है, इस प्रकृति में कोयल है, वो मधुरता के लिए जानी जाती है, मधुर बोली के लिए जानी जाती है, अर्थात उसकी मीठी मीठी बोली को छोड़ करके। और मधुकर की वीणा अनमोल, अर्थात जो मधुकर हैं, जो भौरे हैं, वो वीणा के समान अमूल्य बोली, अनमोल वचन के रूप में वीणा की तरह गुंजार करते हैं, गूंजते रहते हैं, उनको छोड़ दूं, उनको भूल जाऊं। कहे तब मेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, अर्थात हे मेरी सजनी, हे मेरी सखी, मैं अपने प्रियतम के स्वरों को, प्रियतम के मीठे मीठे स्वरों को भूल करके तेरे विचारों को, तेरी भावनाओं को, तेरी बातों को कैसे मैं सुन करके अपने कानों को भर लूं, श्रवण में कान। भूल अभी से इस जग को, अर्थात मैं अभी से इस संसार के प्रति, इस जग के प्रति मेरे क्या दायित्व हैं उनको भूल जाऊं और तेरे के प्रेम पास में पड़ जाऊं। ये मेरे से होना, ये संभव नहीं है। उषा सस्मित किसले दल। आगे सुरेंद्र पंत जी कहते हैं कि उषा सस्मित, सस्मित मानी मुस्कान सहित, अर्थात ये इस धरती पर प्रातःकालीन वेला में उषा हमारे समक्ष यानी प्रातःकाल एक मुस्कान सहित, मुस्कान बिखेरती हुई आती है। किसले दल, अर्थात किसको मुस्कुराती हुई लाती है हमारे समक्ष, ये प्रकृति पर जो नई नई वनस्पतियां हैं वो सस्मित यानी मुस्कान सहित खिलखिलाती हुई यानी खिलती हुई नजर आती हैं। सुधा रश्मि से उतरा जल, और जैसे ही सुधा रश्मि, जैसे अमृत में, सुधा मानी अमृत, अमृत रूपी किरणों, रश्मि मानी किरणें, अमृत रूपी किरणों से जैसे कोई जल उनके ऊपर बिखेर दिया गया हो। तो यहाँ साहित्यकार बात करता है प्रकृति के ऊपर प्रातःकालीन वेला में सूर्य की जैसे किरणें पड़ती हैं, वो जो ओस की बूंदें हैं वो अमृत में बूंदों की तरह नजर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो साहित्यकार ने प्रकृति के प्रति अपना मोह प्रकट किया है, अपना प्यार प्रकट किया है, अपनी भावना प्रकट की है। ना अधरा मृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। आगे अधरा मृत, अर्थात अधरूपी अमृतों के मद में, अर्थात मैं केवल तेरे स्वयं के अधरूपी अमृत का पान करने के लोभ से वशीभूत होकर के, अहंकार में पड़ के तेरे चक्कर में पड़ जाऊं और अपने इस मानव रूपी जीवन को व्यर्थ में गंवा दूं और मानव रूपी जीवन को मैं ऐसे ही बहला दूं, फुसला दूं, ये मेरे से होना संभव नहीं है। भूल अभी से इस जग को। अतः साहित्यकार प्रकृति के प्रति अपने मोह भाव की अभिव्यक्ति करते हुए, अपनी मोहकता की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहा है कि मैं प्रकृति को अभी नहीं भूल सकता, मैं अपने तुच्छ प्रेम में, अपने निजी प्रेम में पड़ करके इसको मैं नहीं भूल सकता। तो साहित्यकार ने छोटी सी कविता के माध्यम से हमें यहाँ प्रकृति के प्रति अपना अनुराग और प्रकृति के प्रति कोमलतम और मधुरतम भावों की अभिव्यक्ति करने का संदेश दिया है। और इसीलिए इन्हीं भावों से उत्पन्न होकर के साहित्यकार हमारे समक्ष एक तरह से प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सामने आते हैं। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के साथ ही प्रोफेसर सियाराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।